क्वेश्चन जो दिखने में तो एक ही टॉपिक में से हैं, लेकिन उनको आंसर करने के अलग अलग तरीके हैं। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड यूपीएससी ने साल 2019 और 2025 में 2 क्वेश्चन पूछे। देखते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस क्या है और इनको आंसर करने का अप्रोच कैसे डिफरेंट होगा। वेलकम टू मेंस अ डे 2.0, जहां पे हम हर रोज 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला सवाल जो है वो साल 2019 में पूछा गया था, 2019 के अंदर। अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस। ये ध्यान दीजिएगा कि जब डिस्कस करने के लिए कोई चीज कही जाती है तो ये रिलेटिवली फ्री आपके लिए डोमेन होता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, उसमें थोड़ी बहुत फ्रीडम होती है, क्योंकि डिस्कशन में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं। इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन क्या होगी, आप आर्टिकल से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आर्टिकल नहीं दिया है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सेइंग कि अटॉर्नी जनरल इज अवॉर्डेड द हाईएस्ट लीगल ऑफिस इन द कंट्री अंडर आर्टिकल 76 एंड द पोजीशन कैन ऑल्सो बी अ ब्रिज बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस तरीके से हमने 2 लाइनों में इसको स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमने एक माइंड मैप की तरह या एक स्मॉल माइक्रो डायग्राम की तरह यह बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 में लिखा क्या हुआ है। तो बेसिकली आर्टिकल 76 के तहत जो अटॉर्नी जनरल होंगे उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। दैट पर्सन विल एक्ट एज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The Attorney General will have a right of audience in all the courts of India, यानी कि हर अदालत में उनके पास अधिकार होगा, वो अपीयर हो सकते हैं। एंड लास्टली अदर ड्यूटीज एज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो बाकी एडिशनल ड्यूटीज उन्हें देना चाहें दे सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज चीफ लीगल एडवाइजर, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले सब हेडिंग हो गई रोल एज चीफ लीगल एडवाइजर। इसमें हमने ये बताया कि अटॉर्नी जनरल मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर्स के अंदर इनको एडवाइस करते हैं। जैसे अगर कोई बिल ड्राफ्ट हो रहा है तो उस बिल की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसमें टर्म्स कैसी यूज होनी चाहिए, इसके बारे में वो बताते हैं। दूसरा, वो पोटेंशियल लीगल चैलेंजेस या स्क्रूटनी के बारे में बताते हैं जो किसी डिसीजन के ऊपर आ सकता है। मान लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल डिस्कस हो रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पॉलिसी लेके आना चाहती है। नाउ एवरी बिल एंड पॉलिसी कैन बी अंडर जुडिशियल रिव्यू। सो बिल और पॉलिसी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, खासतौर पे तब जब वो या तो किसी फंडामेंटल राइट को कहीं वायलेट कर रहा हो या कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा हो। अब जो हमारे अटॉर्नी जनरल होंगे वो बताएंगे कि भाई साहब यहां पे ये डिसीजन लेने से कोर्ट के अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ सकती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल तो पहली ही इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद के पहले ही कुछ सालों में आ जाता है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ये डिसीजन बना रहे थे, ही वाज मेकिंग द डिसीजन कि क्या मैं पार्लियामेंट के पास किए गए बिल को अपनी मर्जी से यानी कि डिस्क्रिशनरीली रिजेक्ट कर सकता हूं, क्या मैं उस पर एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई कर सकता हूं। तो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाद जी ने उन्हें कहा कि नहीं, आप ऐसा ना करें, क्योंकि प्रेसिडेंट को जो पावर दी हुई है संविधान में अंडर आर्टिकल 111, दीज आर जस्ट नॉमिनल पावर्स, सो डू नॉट यूज इट। तो एक तरीके से लीगल एडवाइजर की तरह काम कर सकते हैं। तीसरा, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में उन्हें पार्टिसिपेट करने की इजाजत होती है अंडर आर्टिकल 88। सो दिस इज लाइक अ प्रिविलेज विच द अटॉर्नी जनरल हैज, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं, उसे एड्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से वो चीफ लीगल एडवाइजर की भूमिका निभाते हैं। As a lawyer of government, the duty of the Attorney General is to either directly represent the government in the court or through their representative, अपने representative, जैसे कि Solicitor General, Additional Solicitor General, इनके थ्रू वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर सेंटर स्टेट रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है जो आर्टिकल 131 के अंदर जाता है सुप्रीम कोर्ट, वहां पे डिफेंड करना होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को, तो रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे कि जो मैंने लैंग्वेज लिखी है उसमें मैंने कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखे, मतलब मैंने रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट इन केसेस यहां से स्टार्ट किया या कैन डेलीगेट वर्क से स्टार्ट किया, तो मुझे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने की जरूरत। इनफैक्ट ये जो मैंने लिखा है ये भी ज्यादा बड़े सेंटेंसेस हैं, इनसे भी छोटे और शॉर्टर सेंटेंसेस आप लिखने की कोशिश करें। कैन डेलीगेट द वर्क टू सॉलिसिटर जनरल, ऑल्सो
ही इज कंसल्टेड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस। तो क्या होता है कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सबसे पहले तो आप अटॉर्नी जनरल के पास वो चिट्ठी भेजते हो, वो एप्लीकेशन भेजते हो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन भेजते हो, और वो अप्रूव करें तो ही वो आगे मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, यानी जाता है इन द सेंस डिस्कस होता है। Because he is the lawyer of the government, he has the right to audience in any court of India. Because they are the lawyer, they cannot appear against the government in any court. तो किसी भी अदालत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ किसी कोर्ट में वो अपीयर नहीं हो सकते, बट उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपनी लीगल प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकें। सो अटॉर्नी जनरल इज सपोज टू बी समवन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो वो जो बंदा है, वो जो पर्सन है, दैट पर्सन कैन कंटिन्यू देयर प्राइवेट प्रैक्टिस। अगर वो एडवोकेट है तो प्राइवेट प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर लिमिटेशन ये है कि वो किसी क्रिमिनल अक्यूज्ड पर्सन को विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट के बिना वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। अब आपका आंसर वैसे तो खत्म हो गया, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं यहीं कंक्लूड कर दूं तो कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने डिस्कशन करना था। लेकिन क्योंकि डिस्कशन करना था, एक ऑप्शन ओपन है, एक ओपनिंग ओपन है कि मैं कुछ इश्यूज अगर मुझे लगता है कि इस ऑफिस के साथ हैं वो भी बता दूं। तो मैंने 3 इश्यूज बता दिए। allowed to conduct private practice which may be sometimes a conflict of interest, does not have fixed tenure which depends on pleasure of the president, है ना, यहाँ president शब्द जो है वो निकल गया। आई थिंक मैंने कोई ऐसी सेटिंग लगाई थी कि ऑफ प्रेसिडेंट दोनों जगह से चला गया, ठीक है, बट आप लिखेंगे, ठीक है। एंड एडवाइस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, एडवाइस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट माने या ना माने ये उनके ऊपर है ना। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि एजी हैज टू मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी एंड अनबायस्ड एडवाइस। एक तरफ वो गवर्नमेंट के लॉयर है, दूसरी तरफ उन्हें निष्पक्ष होके अनबायस्ड होके उनको बताना है कि आपकी ये पॉलिसी गलत है। तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना और गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ये दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। इनको हमने बाइफरकेट भी किया इस आंसर में। सो दिस इज हाउ वी राइट अ 15 मार्कर। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारा मेंस के लिए रोड टू रैंक कंप्लीट मेंस मेंटोरशिप स्टार्ट होने वाला है 27 अक्टूबर से, जिसमें तकरीबन 100 डेज के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मेंस के इसमें हाफ लेंथ टेस्ट भी होंगे। इसमें हर हफ्ते एक लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा जिसमें हम 4 से 5 आंसर्स को डिस्कस करेंगे, हाउ टू अप्रोच दोज आंसर्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए मैं कुछ वीडियोस भी उस पर्टिकुलर कोर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, कोड है साधना। 100 डेज के अंदर हम तैयार कर लेंगे अपने आप को मेंस 2026 के लिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है इस साल के मेंस में, यानी 2025 में। Attorney General plays a crucial role in guiding the legal framework of the Union government and ensuring sound governance through legal counsel. Discuss his responsibilities, number 1, rights, number 2, and limitations in this regard. अब देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर मैं पहली लाइन को कंप्लीटली इग्नोर कर दूं तो भी मेरा आंसर हो जाएगा। Discuss his responsibilities of Attorney General, rights of Attorney General, limitations of Attorney General. अब देखो क्वेश्चन Attorney General पे ही है, लेकिन अप्रोच कैसे बदल जाएगी। सबसे पहले 10 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास स्पेस कम है, 3 पेजेस नहीं है, 2 पेजेस है, तो हमें कुछ मिक्स मैच करना पड़ेगा, कुछ कहीं पे डायग्राम टाइप बनानी पड़ेगी ताकि हमारा आंसर पूरे कंप्लीट हो जाए। अब सेम इंट्रोडक्शन हम यूज करेंगे जो पहले क्वेश्चन में थी, पिछले क्वेश्चन की जो इंट्रोडक्शन थी सेम हम इंट्रोड्यूस करेंगे। नो नीड टू ब्रिंग अननेसेसरी वैरायटी इन योर आंसर्स, है ना, क्योंकि एक पेपर में 2 बार नहीं आएगा अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन, तो जब तैयार करोगे तो एक ही काफी है अगर आपके पास रेडीमेड इंट्रोडक्शन है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब यहां से अप्रोच में चेंज देखो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल, मतलब मैं अब सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस सेंटेंस को भूल गया हूं। अगर आप इस सेंटेंस को भूल जाते हो, इग्नोर कर देते हो और कुछ भी नहीं लिखते हो इसके बारे में, इवन यू डोंट एटलीस्ट एड्रेस इट इन पासिंग, तब ऐसा लगेगा कि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो इसलिए पहला जो पार्ट है उसमें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल बताता हूं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी लगभग वही है। चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन कोर्ट, पार्टिसिपेट्स इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, रिप्रेजेंट गवर्नमेंट इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, कुछ भी लिखो। फिर सेकंड इज राइट्स एंड प्रिविलेजेस, कि उनके पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है हर कोर्ट में। ही कैन अटेंड एंड स्पीक इन बोथ सेशंस ऑफ द हाउस, इधर आर्टिकल भी लिख सकते हो, आर्टिकल 88,
ठीक है, ये आर्टिकल भी लिख सकते हो, एडिशनल वैल्यू एडिशन हो जाएगी। एक्सेस टू लीगल डॉक्यूमेंट्स वाइल कंडक्टिंग हिज ओन स्टडी, है ना। लिमिटेशंस भी लिखोगे, नो फिक्स्ड टेन्योर, कैन नॉट अपीयर अगेंस्ट गवर्नमेंट, कैन नॉट अपीयर फॉर क्रिमिनल अक्यूज्ड, ये सब। लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट नहीं लिखते हो, जो पहली स्टेटमेंट थी, व्हाट इज द क्रूशियल रोल ऑफ द अटॉर्नी जनरल इन लीगल फ्रेमवर्क इन साउंड गवर्नेंस, तब तक आपको कम मार्क्स मिलने के चांस। मींस यू विल गेट मार्क्स बट समवन एल्स हु हैज एड्रेस्ड दिस माइट गेट मोर मार्क्स, बस यही फर्क है। तो यहां पे आप लिखोगे दैट अटॉर्नी जनरल हेल्प्स अवॉइड लीगल स्क्रूटनी एंड चैलेंजेस इन कोर्ट ऑफ लॉ टू पब्लिक लॉ और पब्लिक पॉलिसी, प्रिवेंट्स हेस्टी लेजिस्लेशन, प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस टू नॉन लीगल एग्जीक्यूटिव विच इंप्रूव्स गवर्नेंस और विच इंप्रूव्स टारगेटेड गवर्नेंस, ये भी लिख सकते हो, टारगेटेड गवर्नेंस, ठीक है। पॉलिसी डिजाइन बिकम्स लीगली साउंड, फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल विल एडवाइस टू मेक अ लॉ ऑन आधार रादर देन executing it through executive action and provides government perspective in courts, ठीक है। तो आधार वाला पॉइंट गवर्नेंस से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा, ध्यान दो, है ना। तो अब हम कंक्लूजन जो लिखेंगे वो सेम जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखी है वही कंक्लूजन लिखेंगे। इसका मतलब आप अप्रोच में सिर्फ बॉडी में चेंज देख रहे हो, कंक्लूजन वही है। अटॉर्नी जनरल हैज टू मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी एंड अनबायस्ड एडवाइस। यू कुड आल्सो गो फॉर कंक्लूडिंग दैट देयरफॉर फॉर गुड गवर्नेंस even attorney general is one of the stakeholders being part of a bridge between executive and judiciary। तो ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मेरी माने तो डोंट पिक अप लॉट ऑफ कंक्लूजन्स, है ना। तो इस तरीके से आप एक ही टॉपिक के दो क्वेश्चंस को अलग अलग अप्रोचेस से आंसर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी डिस्कशंस हम करते हैं अपने मेंस के कोर्स में, एक बार चेक कर लेना जाके। सेकेंडली, ये जो पीडीएफ है, इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड द टेलीग्राम ग्रुप जहां पे डे 1, डे 2, डे 3 सभी की पीडीएफ लग चुकी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।